एक लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, यानी कि वो एमबीबीएस कर रहा था। और एमबीबीएस करने के दौरान ही एक लाश के साथ वो एक रिसर्च में लगे हुए थे, जानने के लिए कि शरीर के ये अंग होते हैं। और इसी बीच में उस लड़के के यानी कि डॉक्टर के दिमाग में सवाल आता है। वो अपने सीनियर से पूछता है कि सर, बस एक बात जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से स्वस्थ है, इसके बावजूद भी ना ये बात कर सकता है, ना देख सकता है, और ना ही कोई एक्टिविटी कर सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर कैसे रहती है और कैसे बाहर निकलती है? डॉक्टर ने जब ये सवाल पूछा अपने सीनियर से, तो सीनियर उसकी तरफ देखता रह जाता है, सोचने में मजबूर हो जाता है। वो उसे खुद नहीं पता था कि शरीर से आत्मा कैसे बाहर निकलती है, शरीर का आत्मा से कैसे मिलन होता है। ये सवाल था। जब उस सवाल का जवाब उस डॉक्टर को नहीं मिलता है, तो उस डॉक्टर ने यूट्यूब से, गूगल से और सीनियर लोगों से, जितने भी उसके जहां जहां तक उसकी पहुंच थी, वहां तक यही जानने की कोशिश कर रहा था। और इसी सवाल के जवाब में उसका मन अपनी खुद की पढ़ाई में नहीं लग रहा था। और बात हद यहां तक पहुंच जाती है कि इस आत्मा के मिलन को जानने के लिए, उसके दीदार करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए उसने एक नहीं बल्कि 4 कत्ल कर दिए थे, ताकि वो मरते हुए इंसान के अंदर से देख सके कि आखिरकार आत्माएं बाहर कैसे निकलती हैं। आज की कहानी न केवल उस प्रदेश में, लेकिन जहां जहां तक ये कहानी पहुंची थी, वहां के लोग इस बात को सोचकर बड़े हैरानी में पड़ जाते हैं कि एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक शहर है तिरुवनंतपुरम, और इसी का ही एक इलाका लगता है नाथनकोड। दरअसल बात कर रहा हूं 9 अप्रैल 2017 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। एक घर है और घर के अंदर से बड़ी तेजी के साथ धुआं उठ रहा था, आग लग रही थी। आसपास के लोग जब इस धुएं को देखकर उसके पास जाते हैं, जाकर देखते हैं कि घर के अंदर से लपटें निकल रही हैं, बहुत तेजी के साथ आग लग रही है, साथ ही बहुत ज्यादा दुर्गंध भी आ रही थी। उस दुर्गंध को लेकर और आग को लेकर लोग जब परेशान हो जाते हैं, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। और पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर आती है। और मौके पर आने के बाद तब तक काफी कुछ जल चुका था। हालांकि लोगों ने उस आग को बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आग की जो लपटें थी बहुत ज्यादा तेज थी, आग की जो रफ्तार थी बहुत ज्यादा तेज थी। पुलिस ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने आखिरकार आग को तो बुझा दिया, और बुझाने के बाद जो अंदर का दृश्य देखा, वो बाकी अपना आप में बहुत भयानक होता है। एक दो नहीं, कई टुकड़ों में लाशें पड़ी हुई थी। अब ये लाशें कैसी हैं, क्या नहीं है, ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इन जितने भी टुकड़े थे अलग अलग लाशों के, उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम करने के दौरान काफी हद तक ये शरीर जल चुके थे, लेकिन पता चलता है कि मरने वालों में एक पुरुष होता है और 3 महिलाएं होती हैं। अब ये लाशें किस किस की थी, तब इसे पता करने की कोशिश जब की जाती है, तो पता चलता है कि एक लाश होती है, रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं ए राजा थमकम। साथ ही दूसरी लाश होती है उनकी पत्नी जीन पद्मा की, जिनकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। एक लाश होती है उनकी बेटी जो कि एमबीबीएस की हुई थी, कैरोलिन की। और चौथी लाश होती है उनकी रिश्तेदार एक महिला होती है, ललिता, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। अब पुलिस वालों ने ये आग का कारण पता करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद साथ ही जो आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे, वो भी खंगालने की कोशिश की। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले तो इनकी हत्या की गई, हत्या के बाद इनके शरीर के टुकड़े किए गए, और टुकड़े करने के बाद ही इनके शरीर में आग लगाई गई थी। ये आखिरकार इतना हीनियस क्राइम किसने किया है, ये सोचकर ही पुलिस परेशान होती है। और जब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो पता चलता है कि इस परिवार में एक बेटा भी रहता था, जिस बेटे का नाम डॉक्टर कैडल जीनसन राजा होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। वो घर से गायब होता है। अब उसको तलाशने के लिए पुलिस ने सर्विलांस का भी सहारा लिया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों से, जो भी जान पहचान के थे, हर किसी व्यक्ति से जानने की कोशिश की, और 48 घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार 48 घंटे के बाद पुलिस को सफलता मिलती है, यानी कि 11 अप्रैल 2017 को ये जो लड़का होता है इस घर का, जो गायब था, वो आखिरकार कैडल मिल जाता है। जब डॉक्टर कैडल मिलता है, डॉक्टर कैडल को पुलिस बुलाती है, उससे बातचीत करती है कि आखिरकार बताती है तुम्हारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिन हरकतों को लेकर पुलिस को लग रहा था कि शायद ये सामान्य नहीं है। किसी भी इंसान के घर में 4 लोगों की हत्याएं हो जाएं, जाहिर सी बात है उसकी जमीन खिसकना आसान, बहुत मामूली सी बात है। वो लड़का ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं कर रहा था। 30 साल की उम्र होती है, एमबीबीएस किया हुआ होता है, काफी पढ़ा लिखा है, वो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो बड़ा सामान्य सा व्यवहार कर रहा था। पुलिस वालों को लगता है कि यहीं से कुछ ना कुछ आपको लीड मिल सकती है। और जब पुलिस वालों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, पुलिस वालों ने जब उससे सवाल किए, तो सवालों के जवाब बड़े हंस हंस के वो दे रहा था। और यहीं से पुलिस को जब सुनती है, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि साल 2011 या 12 के आसपास की बात है। उसकी पिताजी ने, उसकी माँ ने उसकी बहन को भेजा था ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस करने के लिए।
वो एमबीबीएस करने के लिए जाती है। बहन छोटी भले ही थी, लगभग 4 साल, लेकिन पढ़ने में ज्यादा होशियार थी, तो इसलिए बहन का नंबर पहले आता है और 1 आध साल बीत जाता है तब भाई का नंबर आता है। एमबीबीएस करने के लिए उसको भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से बहन एमबीबीएस करके वापस आ जाती है। भाई बाद में गया था तो वो एमबीबीएस कर रहा था, लेकिन यहां जब भाई अकेला रहता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात में लग जाता है कि आखिरकार आत्माएं कैसे शरीर के अंदर काम करती हैं, कैसे शरीर से अलग होती हैं। इसके लिए वो अपने सीनियर से बात करता था, इसके लिए वो गूगल पे भी सर्च करता था, इसके लिए जहां जहां तक उसकी पहुंच हो सकती थी वहां वहां तक कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने एमबीबीएस की पढ़ाई तो पूरी कर ली। जब उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वो अपने घर वापस एमबीबीएस करके आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद ना ज्यादा लोगों से उसका मिलना था, ना ज्यादा लोगों से बातचीत करना था। एक ही सवाल कि ये आत्माएं कैसी होती हैं, कैसे निकलती हैं, कैसे दिखती हैं। अब वो थोड़ा बीमार रहने लगा और बीमार रहने के दौरान ही उसको सिजोफ्रेनिया के नाम से एक बीमारी होती है, जो मानसिक रूप से कुछ अक्षम होने लगते हैं, ऐसी बीमारी बताई जाती है, जो एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। अब इस लड़के की एक ही बीमारी थी कि उसे जानना था कि आखिरकार आत्माएं कैसे काम करती हैं। अब यहाँ लोकल में रहकर भी तमाम कोशिश कर रहा था, लेकिन सफलता जब नहीं मिलती है तो एक दिन उसकी माँ घर पर अकेली होती है, साथ ही जो एक उसके रिश्तेदार जो बिल्कुल बूढ़ी औरत होती है, 70 साल जिसकी उम्र होती है, वो भी घर पे ही थी। तभी इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी माँ को मारकर उसके अंदर से जब आत्मा निकलेगी तो उसको देखना चाहता है कि आखिरकार आत्मा निकलती कैसे। माँ ऊपर वाले कमरे में यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर वो लेटी हुई थी अपने कमरे में। वो अंदर जाता है, माँ को आवाज लगाता है और जैसे ही माँ मुड़ के देख रही थी तुरंत ही उसकी माँ पर एक धारदार हथियार से वार करता है। माँ उसे देखकर बड़े परेशान थी, क्योंकि उसको मनोचिकित्सक के पास भी लेके गई और मनोचिकित्सक से भी उसने यही सवाल किया था कि आत्माएं कैसे काम करती हैं। माँ रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने बेटे से कहती है कि मुझे मत मारो, लेकिन बेटा कह रहा था कि तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि आखिरकार आत्माएं कैसे काम करती हैं, कैसे बाहर निकलती हैं, मैं तुम्हारी आत्मा को देखना चाहता हूं। और जब ये बेटा अपनी माँ से ये बात कर रहा है तो उसके एक के बाद एक लगातार कई वार करता है। वो जो कई वार करता है तो माँ की चीख निकल जाती है। जैसे ही माँ की चीख निकलती है, घर के अंदर जो एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी वो ऊपर पहुंच जाती है और माँ सिसक रही थी। बेटे के हाथ में धारदार हथियार होता है और वो अपनी माँ को लगातार एक टकटकी देखे जा रहा था। पीछे से एक बूढ़ी औरत की जो आवाज आती है, वो कहती है कि बेटा तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो जब बूढ़ी औरत को जब देखता है पीछे मुड़कर, तो माँ तब तक दम निकल चुका था और वो कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहो और हम दोनों मिलकर देखेंगे कि इसके अंदर से आत्मा कैसे बाहर निकलेंगी। वो डॉक्टर होते हुए भी उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार उसने समझाने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की, उसका मुंह शांत करने की कोशिश की, और इस बीच में जो उसकी माँ थी वो मर जाती है। और इसी बीच में वो टकटकी लगाए उस अपनी माँ को देख रहा था और उस बूढ़ी औरत से कह रहा था कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, शोर मचाओगी तो तुम्हें भी ऐसे ही मार दिया जाएगा। वो देखता रहता है। लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन उसकी माँ की तरफ से कोई हलचल नहीं होती, वहां से कोई आत्मा निकलती दिखाई नहीं देती। जब आत्मा निकलती दिखाई नहीं देती है तो वो परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने पूरा टाइम तो दिया है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि जब उसकी माँ का दम निकल रहा था, जब वो मर रही थी, तो उसी बीच में इस बूढ़ी औरत ने उसे आवाज दी है। शायद जब उसने पीछे मुड़कर देखा था तो इसलिए आत्मा उस वक्त निकल गई होगी। तब वो बूढ़ी औरत से कहता है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा को निकलते हुए देख ही नहीं पाया। उस बूढ़ी औरत ने भी काफी रिक्वेस्ट की, काफी खुशामद की, काफी गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन उस व्यक्ति पर, उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे उसने अपनी माँ को मारा, ठीक वैसे ही उस बूढ़ी औरत को मारा, और बूढ़ी औरत को मारकर उसको भी आराम से बैठा हुआ देखता रहता है। लेकिन इस बार किसी ने उससे कोई आवाज नहीं दी थी और वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही दोनों लाशों को टकटकी लगाए बैठा देख रहा था, ताकि इनके अंदर से आत्माएं निकलेंगी और वो उसे आराम से देख सकेगा। लेकिन देखने की ऐसी स्थिति आई ही नहीं थी। और जब स्थिति नहीं आई, जब लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे बीत जाता है, तब आवाज आती है उसके पापा की। और जैसे ही उसके पापा यानी कि प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुके थे, जब वो कमरे में आते हैं तो वो अपनी पत्नी को और अपने रिश्तेदार को जिस हालत में देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तभी उसने अपने पिता को भी ठीक वैसे ही मार डाला जैसे उसने माँ को मारा था। कुछ देर बाद उसकी बहन भी आ जाती है, और बहन भी आ जाती है तो फिर बहन को भी ऐसे ही मारता है जैसे माँ को मारा था, उस बूढ़ी औरत को मारा था और पिता को मारा था। चारों की चारों लाशें एक जगह पड़ी हुई हैं और वो बैठा हुआ टकटकी लगाए देख रहा था कि इनके अंदर से आत्माएं निकलेंगी, कोई हलचल होगी या नहीं होगी। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है, लेकिन वो कोई हलचल नहीं होती। उसके बाद वो सीधा रसोई जाता है, खाना बनाता है, खाना बना के बाद खाता है, फिर उसी कमरे में आता है। इंतजार कर रहा था कि शायद कोई हलचल होगी, किस तरह की। अगला दिन निकलता है और ऐसे ही करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। तीसरा दिन यानी कि 9 अप्रैल 2017 की सुबह लगभग 10:30 बजे या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। तब तक ये लाशें
स्थिति में थी उस स्थिति में जाकर अकड़ जाती हैं और कोई हलचल तो थी ही नहीं, साथ ही जो शरीर था वो सड़ने लगता है। उसकी दुर्गंध से कमरे में रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब इस लड़के को लगा कि शायद मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरी तरह से, इसलिए उसने अपने घर में रखी हुई एक कुल्हाड़ी से पूरे शरीर को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया और उन शवों के हिस्सों को उसने चारों तरफ घर के अंदर फैला के रख दिया था। साथ ही उसने घर में कुछ कैरोसिन या पेट्रोल का इंतजाम किया, पूरे घर में चारों तरफ उसको फैलाया। फैलाने के बाद तीसरे दिन यानी कि 9 अप्रैल को उसने उसमें आग लगाई और आग लगाने के बाद वहां से भाग जाता है, निकल जाता है, ये सोचकर कि शायद ये जल जाएंगे और ये बात हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। और डॉक्टर साहब तीसरे दिन पकड़े जाते हैं और पुलिस के सामने जब पूरी कहानी बयां करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि बहुत काबिल है और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया है, एक आत्मा को देखने के लिए अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने पिता को और अपने एक रिश्तेदार को इस तरह से मार डालता है। पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार करके जब जेल भेजा था, उसके बाद उसके वकील ने उसका पक्ष रखा साल 2020 में और यह कहा कि यह मानसिक रूप से बीमार था। तो उसकी पुलिस की जांच में यह पता चलता है कि उसने ऑनलाइन एक कुल्हाड़ी का इंतजाम किया था, साथ ही 30 मार्च 2017 को उसने काफी मात्रा में पेट्रोल का भी इंतजाम किया था ताकि वक्त आने पर उसको जला सके। तो कोर्ट ने इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया था कि ये मानसिक रूप से बीमार है, बल्कि उस पर केस चल रहा है। और कोर्ट की भी, पुलिस की, जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनकी कोशिश यही है कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ताकि लोगों को संदेश जा सके। लेकिन हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वाकिफ हैं कि कानून अपना काम तो करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बड़ी कम होती है। और यही कारण है कि एक अपराधी को सजा मिलने में 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाते हैं और अपराधी जेल में ही रहता है या कभी बाहर जमानत पे बाहर आ जाता है। हालांकि शायद ये जानकारी है कि इस व्यक्ति को अभी जमानत मिली नहीं है, 20 लाखों के पीछे है, कोर्ट का भी कोई फैसला आया नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना भी है कि इस व्यक्ति ने प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया था। ये जानना चाहता था, ये प्रकृति का काम है कि आत्माएं कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं। शायद इसका वैज्ञानिक भी अभी तक कोई पता नहीं निकाल पाए हैं। ये इसलिए उसने ऊपर वाले की इनकी प्रकृति के काम में दखल देने की कोशिश की और दखल देने के बाद न केवल इसने 4 लोगों की जान ली बल्कि पूरी जिंदगी इसकी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी और शायद इसको बड़ी से बड़ी सजा भी मिल सके। दोस्तों, जाते जाते आज पाली झांसी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले प्रदुमन यादव हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही बलिया के रहने वाली हैं अनामिका सिंह, आज इनका भी जन्मदिन है। और रशिम मलिक है, आज इनका भी जन्मदिन है। साजिया मरियम है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रमन कुमार, अब्दुल सत्तार, विनय कुमार, रुस्तम, सोहराब, साहिल मिर्जा, जोगेंद्र भारती, सुल्तान अहमद, नानक सिंह, सुमन जैन, सरफराज अंसारी, नितिन कुमार, अनु अग्रवाल, सोनू पंडित, जितेंद्र कुमार, आज इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। इन लोगों ने नाम लेने की अपील, नाम ले दिया गया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।